लेना तो महंगा हो गई। अभिषेक जी, जेम क्या है आपका? मुझे तो लगता है नीरज जी सभी जेम है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला जेम। मगर क्योंकि मल्टी बैगर की बात हो रही है और हम भी क्योंकि एक पीएमएस चलाते हैं तो हमें भी एक रिसर्च करके काम करना होता है। डिस्क्लेमर ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे होंगे तो मैं वो रिपीट नहीं करूँगा। काम के मुद्दे पे आते हैं तो मेरा पहला रिकमेंडेशन जो मुझे लगता है कि देखने जैसी बात है इस कंपनी में वो है IDFC लिमिटेड। अभी ऑलरेडी अभय जी ने भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम लिया, तो ऑफकोर्स क्योंकि बैंकिंग में जैसे कि हमने कहा प्रोसेस बन जाता है, फिर बात आती है स्केल की। 150 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी, तो यहाँ पे बैंकिंग नीड्स अभी भी बहुत ही अंडर सर्व्ड है। सो मुझे लग रहा है कि कोई भी आप अच्छा नाम अगर आप ले लें जो एक डिसिप्लिन वे में अगर अपनी बुक को बिल्ड करें तो वहाँ पे पैसा बन जाएगा। यहाँ ज़्यादा अक्ल लगाने वाली बात नहीं है। अब IDFC क्यों? IDFC की कमाल की हिस्ट्री रही है। IDFC पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड सेगमेंट पे ही काम करता था। बहुत बड़ी बुक होती थी। 2014 से पहले इकोनॉमी आस्था इतनी ग्रेट नहीं थी, तो ऑफकोर्स उसके जो राइट डाउन्स आए उसको लेकर बैंक ने बहुत हद तक NPA में हिट लिया। फिर एक टाइम आया जहाँ पे कैपिटल फर्स्ट जब आया उसने मर्ज किया IDFC के साथ और बन गया IDFC फर्स्ट। इन दोनों ने साथ साथ में करके अब इनके बीच में भी आ गया मर्जर, तो मतलब अब एक ही एंटिटी बच जाएगी जो कि IDFC। इससे अब क्या हुआ है कि इन्होंने जो इनकी जो बुक है वो अब इंफ्रास्ट्रक्चर से हटकर अब बन गई है पूरी तरह से कंज्यूमर फोकस्ड। तो जो कंज्यूमर लोन है वो इनका मेन फोकस बन गया। आज की डेट में इनकी जो बुक साइज है वो 1.8 लाख करोड़ की जो है वो असेट बेस है इनकी, विच इज़ अ वेरी वेरी साइजेबल, और इनकी मार्केट कैप है 20,000 करोड़ की। सो यू हैव एम्पल स्कोप ऑल्सो टू एक्सपांड। अब इन्होंने लास्ट 5 साल में क्या किया, जब नया मैनेजमेंट आया लास्ट 5 साल में इन्होंने अपने निम पे बहुत फोकस किया। तो इनकी जो निम है जो एक टाइम पे 3% होती थी आज हो गई है 6%। 6% की निम बहुत अच्छे नंबर मानी जाती है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पर अगर आप देखें, मगर ये प्राइस टू बुक अभी भी है 2x। सो वहाँ आपको वैल्यूएशन का जो है एक जो है कंफर्ट जो है बन गया। ग्रोथ की बात करें, मैनेजमेंट ने खुद अपने कई सारे कमेंट्रीज में कहा है कि 15 से 18% की सालाना ग्रोथ वो जो है वो इस सेगमेंट में दिख रहा है, जहाँ उनका असेट बेस बढ़ता चला जाएगा। अगर हम बात करें आने वाले समय में तो अगले 7 साल तक तो उनको पता है कि इंडिया की जो कंज्यूमर बेस है वो कितनी बड़ी है और कितनी एक्सपांड होने वाली है। तो इन्होंने जो सेगमेंट अपना पकड़ा हुआ है वो सेगमेंट है स्टेडी ग्रोथ का, और उसमें इन्होंने जो अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आए हैं उसका बेनिफिट इनको अब आगे लॉन्ग टर्म में मिलना है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक ले मैन में अगर बात करें तो कैसे देखा जाता है? एक पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया, पैसे तो लगा दिए आपने, रिकवर कैसे करेंगे? वापस भी लेने। तो GNPA और NPA का नंबर, NPA का नंबर 0.5% है, 0.52, which is according to me is a very good number considering the history of this bank, जो एक ज़माने में क्या स्थिति थी। तो ये जो मर्जर इनका हुआ है ये एक पॉजिटिव हुआ, और अब एक ही सिंगल एंटिटी होने से साइज़ का एक इनको एडवांटेज मिलेगा। एक सिस्टम इन्होंने बना लिया, एक फोकस सेगमेंट पकड़ लिया है। मुझे लग रहा है कि इस सारे जो एक होता है कि भाई आपके पास साइज़ होना चाहिए, आपके पास मार्केट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, आपके पास प्रोसेसेस होने चाहिए एंड वैल्यूएशन का कंफर्ट होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर को देखते हुए मुझे लगता है कि IDFC फॉर अ लॉन्गर टर्म कैन बी अ गुड हॉर्स टू टेक अ बेट ऑन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेक्टर। 2 फाइनेंशियल क्या गए, स्पंदना और IDFC, और इनके जो हेड हैं जो इसको रन कर रहे हैं इस समय वो बहुत ही जाने माने बैंकर हैं, नाम आप लोग जानते ही होंगे। और उन्होंने वाकई मतलब इसको रिटेल की तरफ, इंस्टीट्यूशन से रिटेल की तरफ कॉर्पोरेट से लाके बड़ी कमाल की। और उससे पहले उनका ICICI बैंक में भी, फ्यूचर जनरली भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड था। तो नो डाउट कि 2 आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिले और एक आपको डिफेंस की स्टोरी मिली, जो ये दोनों स्टोरी इंडिया की बहुत प्रॉमिसिंग स्टोरीज हैं। अब जी दूसरा स्टॉक जी, आपने एक छोटा सा इशारा किया था जब आशीष जी बात कर रहे थे कि वैल्यूएशन की ये तो चल गया है स्टॉक, हाँ, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन लोग पूछ लेते हैं। तो पूछा तो बिल्कुल ठीक बात। पर मेरा भी एक मानना है कि आप मल्टीबैगर आप हर तरह से ढूंढ सकते हैं। हमने पिछली बार शो में भी डिस्कस किया था, कोई बहुत सारे फॉर्मूला हैं। आप महंगा स्टॉक लेके वो और महंगा या ग्रोथ कर्व पे जा रहा है। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर हम ऐसे ही नॉन कंसेंसस नाम को पकड़ लें जो अभी ग्रोथ कर्व पे जा रहा है, जिसने काफ़ी मेहनत करी है पर अभी पॉपुलर नहीं है, बाद में पॉपुलर होगा, तो आपको एक मल्टीपल एक्सपेंशन, मल्टीपल एक्सपेंशन भी मिलता है उसमें और अर्निंग्स ग्रोथ भी मिलता है, तो मल्टीबैगर बनना आसान हो जाता है। तो उसी का एक स्टॉक है जो हम काफ़ी समय से ट्रैक कर रहे हैं, वो है अमारा राजा बैटरी। इसका नाम अभी चेंज होके अमारा एनर्जी हो गया है। और वो नाम चेंज हुआ, वही स्टोरी है, वही रिफ्लेक्ट करता है कि क्या हो रहा है उस कंपनी में। तो जो दर्शक हैं गाड़ी में, स्कूटर में बैटरी डालते हैं, तो 2 ही ऑप्शन है लार्जली मार्केट में, एक एक्साइड ले लें या आप हमारा एमरॉन ले लें, यही 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो उस इंडस्ट्री में ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन है, 2 ही प्लेयर हैं उसमें, तीसरे के आने की संभावना बहुत कम है।
अब क्या हो रहा है नीरज जी कि हम एक तरफ देख रहे हैं कि ऑटोज़ का जो ग्रोथ है वो तो हो रहा है ज़बरदस्त, अब गाड़ियाँ बिक रही हैं, टू व्हीलर बिक रहे हैं, हर महीने नए रिकॉर्ड बन रहे हैं उसमें। पर उसमें जो लेड एसिड बैटरीज लगती हैं अभी, वो यही 2 प्लेयर बनाते हैं। तो एक गारंटीड मार्केट है जो बढ़ रहा है, क्योंकि ये कभी ना कभी वापस नई बैटरी, पुराने जो बिके वो आएंगे नई बैटरी के लिए, जो नए बिक रहे हैं वो उनमें बैटरी लगी, तो एक स्टेडी ग्रोथ है। प्राइसिंग पावर इतना ज़्यादा नहीं है, कमोडिटी ड्रिवन है, 8 से 9% का प्राइसिंग ग्रोथ रहता है। पर स्टोरी अब इसमें क्या है, वो ये है कि जो मार्केट है वो माइग्रेट कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, ईवी की तरफ। उसके लिए चाहिए लिथियम आयन बैटरीज। अभी ये बनाते हैं लेड एसिड बैटरी। लिथियम आयन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट तरह की बैटरी है, जो अभी इंडिया में 99% इंपोर्ट होता है चाइना से लार्जली, बिकॉज चाइना के पास वो फ्यूल सेल्स हैं जो इंडिया में लाके असेंबली होती है, उसकी बनते नहीं है। अभी भी ईवी बैटरी इंडिया में नहीं बनती हैं, असेंबल होती हैं, और उसमें लोग अपना बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगा के थोड़ा उसको एफिशिएंसी के साथ प्ले करते रहते हैं। सरकार का बहुत बड़ा फोकस है यूएस की तरह। यूएस ने कहा है कि आप कह रहे हैं इसके थ्रू ईवी की स्टोरी प्ले कर ईवी की स्टोरी आप प्ले कर सकते हैं। और तीसरी रिसाइकलिंग की स्टोरी। अभी सरकार ने कहा है कि आप जो भी बैटरीज में आप लेड यूज कर रहे हैं 3 साल के बाद, वो 100% रिसाइकल्ड होना चाहिए। ओके, तो ये इन्होंने अपना ऑलरेडी रिसाइकलिंग का प्लांट भी लगा दिया है। तो 3 स्टोरी इसमें, एक तो लेड एसिड बैटरी तो कोर बिजनेस है, वो ग्रो हो रहा है। दूसरा आपका ईवी का प्ले है, और तीसरा आपका रिसाइकलिंग का प्ले है। तो मुझे लगता है जिस मल्टीपल पे ये स्टॉक अभी है, मेरे ख्याल से 16 के आसपास का मल्टीपल है इसका, वो कैप्चर नहीं कर रहा है इसका फ्यूचर अपसाइड। शायद मैनेजमेंट ज़्यादा बात नहीं करता, इसलिए भी हो सकता है। पर जब परफॉर्मेंस दिखेगी तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली कंपनी री रेट होगी, प्लस अर्निंग एक इशू भी था चित्तूर और तिरुपति वाले प्लांट का, वो मेरे ख्याल में सॉल्व हो गया शायद। देखिए ये चीज़ें हो जाती हैं सॉल्व। मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, इतने सालों से बिजनेस कर रहा है, वो देर सबेर ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। तो नहीं, उसका है कि उन्होंने रिप्लेसमेंट किया शायद तेलंगाना में। तेलंगाना में गीगा फैक्ट्री इन्होंने लगाई है, 9,500 करोड़ रुपए करेक्ट, गीगा फैक्ट्री जो ईवी सेल्स की, ईवी बैटरीज की जो इन्होंने लगाई है। एक बहुत बड़े प्लेयर आने वाले हैं यहाँ पे। हाँ, कुछ उधर खेला हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आई थिंक इंडिजिनाइजेशन पे पूरा फोकस है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कह रहा है कि आप बेचिए, लोकल मार्केट में बेचिए, आपको जो बेचना है बेचिए, जो आप कोई भी कंपनी है, पर बनाइए यहाँ पे, बनाइए यहाँ पे, बनाइए यहाँ पे। वो एक है, बनाना आपको यहाँ पे है। तो अमर राजा बैटरी, 2 ही बैटरी है कि एक्साइड और एक अमर राजा, और इस पे आप कह रहे हैं अमर राजा बेट करना चाहिए, क्योंकि ये ईवी का प्ले एक तरीके से हो सकता मुझे लगता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इनके बारे में, जो मैं समझ रहा हूँ मैनेजमेंट से, इनका थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है फोकस है ईवी पे और रिसाइकलिंग पे। और ये ईवी और रिसाइकलिंग दोनों बड़े बिजनेसेस होने वाले हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो अगले 5 साल 10 साल में देखिए मेगा ट्रेंड में जिसमें हम प्ले कर रहे हैं, तो इसमें मुझे लगता है ये दोनों मेगा ट्रेंड के पार्ट हैं। और इसमें पूरा सपोर्ट रहेगा गवर्नमेंट का, पॉलिसी सपोर्ट रहेगा, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जितना इंडिया में बने, जितना इंडिया में रिसाइकिल हो, वो उतना अच्छा है। ओके, ये रिसाइकलिंग वाले तो एक और, ये तो खैर बैटरी रिसाइकलिंग करेंगे, एक और डिफरेंट रिसाइकलिंग स्टोरी चल रही, कभी किसी ने और बात करें उसमें भी। जो पेट कोक बॉटल को रिसाइकिल करके कपड़े बन रहे हैं आजकल, उसमें 2-3 कंपनी बहुत मैसिव काम कर रही। खैर वो डिफरेंट स्टोरी, हम उसको कभी और बात करेंगे। तो अमर राजा एनर्जी, ये है ईवी का एक प्ले ले सकते हैं इससे आपके, और अभी हाईली अंडर वैल्यूड है। चतुर्मोता जी, आपका दूसरा स्टॉक। जी, तो अगेन नीरज जी, डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में, और इसको हमने चर्चा भी की है कई बार आपके चैनल पे, और स्टॉक है SJVN। तो हमें काफी पसंद है पूरी जो पावर की थीम है, क्योंकि सबसे पहले पावर में अगर से आप ऐसे देखें तो हमारा ये मानना है कि जो 424 गीगावाट की आज की कैपेसिटी है, डबल होने वाली है, ऑलमोस्ट 775 गीगावाट हम बाय 2030 हो जाएंगे। पर इसके अंदर जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का, और जो आज करीब 178 गीगावाट है, और इवेंचुअली 500 गीगावाट की कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से हम क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है सालाना करीब 17% कैगर से ये कैपेसिटी आपकी ग्रो होने वाली है रिन्यूएबल एनर्जी की। अब इसके अंदर में काफी प्लेयर्स हैं जो काम कर रहे हैं, चाहे वो SJVN हो, या हमने कुछ कंपनीज की बात की थी दूसरे भी सेगमेंट में, पर SJVN हमें इसलिए पसंद है क्योंकि आज SJVN की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो करीब 2.1 गीगावाट है, और ये इनका ये मानना है कि 2030 तक ये कैपेसिटी हो जाएगी 12 गीगावाट, और बाय 2040 इट विल बी 25 गीगावाट। तो आप बात कर रहे हैं कि जो साइज है वो कम से कम 6 गुना या 12 गुना इनकी कैपेसिटी एडिशन करंट लेवल से होने जा रही है। अब आप देखेंगे बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ, तो बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ बहुत ही प्रॉमिसिंग है। कैश करीब 1000 करोड़ की लिक्विडिटी इनके पास हमेशा अवेलेबल रहती है, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। एक रेगुलेटेड बिजनेस है, तो जिसकी वजह से स्टेडी कैश फ्लो बना रहता है, और साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में जो ग्रोथ आउटलुक है उसकी वजह से
हमें लगता है कि बहुत ही बढ़िया आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है करंट लेवल्स पे भी काफी फेवरेबल है। अब हमारा ऐसा मानना है कि ये जो पूरा सेगमेंट है, चाहे इसके अंदर आप एनटीपीसी की बात करें, एसजेवीएन की बात करें या पूरे पावर सेक्टर की बात करें, तो क्योंकि यहाँ पर पे अगेन फिर साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि आप बात कर रहे हैं 178 गीगावाट 500 गीगावाट की तरफ जाना है, तो इसके अंदर में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अगेन विल प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट एक तो काफी अभी स्ट्रांग है, सेकंड एक्सेस जब ये लोन को करते हैं या डेट को करते हैं तो इनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग प्राइवेट प्लेयर्स के सामने काफी लो रहती है, ऑलमोस्ट 100-150 बेसिस पॉइंट का कॉस्ट में फर्क आता है। तो जब लो कॉस्ट पे इनको फंडिंग मिलती है तो पावर जैसे बिजनेस के अंदर में तो ये बहुत ही पॉजिटिव मार्जिन को इम्पैक्ट करता है। और जैसा मैंने कहा कि आप देखिए पावर की पीक जो शॉर्टेज है वो जबरदस्त थी। अभी कुछ समय पहले एक डेटा आया जिसमें अगस्त के महीने में ऑलमोस्ट हमने देखा था कि 240 गीगावाट का पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड था, और इसका मतलब उस समय पे 11 गीगावाट की पीक शॉर्टेज थी डिमांड की, जबकि यही नंबर आप कभी फाइनेंशियल ईयर 22 में देखें तो ये मात्र 2 गीगावाट का पीक शॉर्टेज था। इसका मतलब है जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, और जिस तरह से काफी सारे फैक्टर्स जो है वो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि पावर की जो डिमांड है वो सिग्निफिकेंटली ग्रो होने वाली है। और जब आप हम बात करें कि इंडिया को $5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होना है, तो ये बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के नहीं होगा और बिना पावर के ये ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो हमें लगता है बड़ी रीरेटिंग पूरे पावर सेक्टर के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। ये एक ऐसा सेक्टर ना अभय जी कि करंट गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ा काम किया है इस पावर सेक्टर में वो बहुत ही अनरेड है, लोगों ने पढ़ा नहीं, उसको समझा नहीं है। और जब REC PFC डबल ट्रिपल हो गए तब लोगों को समझ में आया कि कुछ तो हो रहा है इस सेक्टर में। NTPC मल्टीबैगर हो गया तब लोगों को समझ में आया। इसमें क्या हुआ, मैं ये दर्शकों के लिए बता रहा हूँ। एक बिजली कानून सरकार लेके बहुत पहले आया ना, मोदी जी उदय बॉन्ड लेके आए थे, तो वो आए गए लोग क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी ध्यान से पढ़ते नहीं है। पावर एक्ट इतना स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म है इंडिया में कि 3 सेगमेंट होते हैं पावर के। एक पावर प्रोड्यूसर है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसमें जेनको या स्टेट गवर्नमेंट को ले लीजिए, तीसरा कंज्यूमर है। 2 को चेक कर दिया इस पावर एक्ट ने। डिस्कॉम को कोई नुकसान नहीं हो सकता और जेनको को कोई नुकसान नहीं हो सकता है। नुकसान जो झेलना ना वो स्टेट गवर्नमेंट झेले, जिसको फ्री में देना है वो फ्री में दे, जैसे मर्जी वैसे दो, इनका नुकसान नहीं होगा। हेल्प करने के लिए आपको उदय बॉन्ड दिए गए। इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि पावर फाइनेंसिंग कंपनीज में ज़बरदस्त रैली है, पावर जेनकोज में ज़बरदस्त रैली है। और दूसरा बड़ा कारण जो भी आशीष जी बता रहे थे, कंजम्पशन पैटर्न बहुत बड़ा है। बिल्कुल, आप मतलब दिन भर आप यूट्यूब देखते हो, 4 बार मोबाइल चार्ज करते हैं, अपना बिजली चार्ज हो रहा है ना सर। फिर गाड़ियाँ भी लेके आ गए आप, वो भी चार्ज करेंगे, स्कूटर भी चार्ज करेंगे, 24 घंटे बिजली चलाएंगे, सीरीज़ देखना तो उसमें भी कंजम्पशन। तो पावर कंजम्पशन अनइंटरप्टेडली बहुत तेज़ी से बढ़ा है। उसके बावजूद ये तो अगस्त से बताना, अगस्त जी, सितंबर में पावर ड्रॉप था पूरे देश में। सितंबर में पावर शॉर्टेज थी, इसलिए भी कुछ जेनसेट वाली कंपनियां चलती हैं, बिल्कुल चलती हैं। सो पावर की स्टोरी एक्चुअली बहुत बड़ी है। और उसमें ग्रीन पावर जो आप लेंगे, अब देखें ना इरेडा को, देख लिया 100 रुपये का स्टॉक हो गया। इरेडा की स्टोरी तो बहुत डिफरेंट है, अभी समय नहीं, ज़्यादा नहीं तो बताते। इरेडा B2C में चली गई है। वो कुसुम योजना के तहत रूफटॉप को फाइनेंस करेंगे। वो कह रहा मैं आपकी स्कूटी फाइनेंस करूंगा। बीच में कोई बॉडी होगी, डायरेक्ट नहीं करेंगे वो, बीच में कोई एजेंसी होगी, उसको वो पैसे देंगे, वो आपको स्कूटी के लिए फाइनेंस करेगा। डायरेक्टली फाइनेंस में इरेडा। तो इरेडा का स्टॉक क्यों 100 रुपये हो गया, उसके पीछे थ्योरी डेफिनेटली आज बहुत महंगा दिख रहा होगा, लेकिन आप 10 साल बाद देखेंगे तो आपको लगेगा वो सही समय था। तो खैर ये स्टोरीज इसलिए बीच बीच में आपको बता रहे हैं क्योंकि ये पावर सेक्टर में बहुत बड़ा रिफॉर्म सरकार ने किया है। उसका फ़ायदा SJVN और NHPC 20-30 रुपए में डिकेट्स गुजारे इन्होंने। अब वो चीज़ बदली क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की। अभिषेक जी आपका तीसरा स्टॉक। दूसरा नीरज जी, ये बात तो फैक्ट है कि देखिए जहाँ पे गवर्नमेंट की फोकस आएगी उस जगह पे आपको हमेशा दिखेगा कि एक बहुत बड़ी रैली आएगी। क्योंकि साइजिंग की बात आ जाती है, पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात आ जाती है, आपको एक छूट मिल जाती है, कई बार इंसेंटिव में होता है, या कई बार आपको एक तरह से ऐसे स्ट्रक्चर कर देते हैं जहाँ पे आपको पे बैक आपकी फास्ट हो जाती है, बिकॉज दे वांट टू ग्रो दैट इंडस्ट्री फास्टर। उसी पार्ट को लेके जैसे कि चर्चा चल रही है, कहीं पावर है, कहीं ईवी है, तो ईवी को ही लेके आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करना है हमें। वो है हमारा जो मेरा नेक्स्ट रिकमेंडेशन है, वो है सोना प्रिसीजन फोर्जिंग। अब आपने बैटरी तो ले ली ईवी में, पर बैटरी से चलनी नहीं है ना, आपका मोटर, गियर, सेंसर वो सब कुछ देंगे। तो उसी के लिए है ये कंपनी सोना प्रिसीजन, जिसके पास आज के डेट में आप देखें रेवेन्यू है 3000 करोड़ का, मगर जो ऑर्डर बैकलॉग है, जिनके पास ऑर्डर बुक है वो है 22,000 करोड़ का। आपके पास इसका मतलब ऑलमोस्ट
अगले 7 साल तक की जो ऑर्डर बुक है वो बनी हुई है। अब जब ऐसा कोई सिनेरियो आता है नीरज जी, जहाँ पे आपके पास ऐसी विजिबिलिटी रेवेन्यू की आती है, तो 100% स्टॉक महंगा दिखेगा। आप इतनी बड़ी स्टोरी को इतने सस्ते में तो नहीं ले सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक साल के हिसाब से कुछ चीज़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्योंकि मल्टीपल हम एक साल के फ्रेमवर्क पे देखते हैं, कभी भी आप उसको 7 या 10 ईयर के फ्रेमवर्क पे नहीं देखते। तो लॉन्ग टर्म में जब चीज़ों को आप अनफोल्ड होते हुए देखते हैं तो एक्चुअल वैल्यू बनती है। सो वन शुड नॉट गेट कैरिड अवे ओनली बाय लुकिंग एट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल और प्राइस टू बुक मोमेंटरी, बिकॉज ऐसी साइजिंग अपॉर्चुनिटी डिकेड्स की होती है। ईवी की स्टोरी जो कहीं नहीं जाने वाली, हम खुद ही देख रहे हैं कि किस तरह से कंजम्पशन बढ़ रहा है। कार्स वाले जितने भी हैं सब लोग ईवी लेके आ रहे हैं, 8-8, 10-10 मॉडल जो है वो एक साल में प्लान कर रहे हैं। यहाँ इस कंपनी की खासियत क्या है? ये कंपनी ऑफ कोर्स आप देख रहे हो कि एक तरह से आप मोटर गेयर सेंसर, ये इसकी एक प्राइम फोकस है जो ये बनाती है। इसके अलावा इसके पास है टेस्ला का ऑर्डर। हमें पता है कि टेस्ला इंडिया में आ रहा है एंड दे हैव अ कंफर्म एंट्री एंड ऑफ कोर्स उसकी जो ऑर्डर बुक है वो ऑलरेडी है। तो अगर किसी ने टेस्ला का ऑर्डर लिया हुआ है, उस कंपनी की क्या लेवल होगी या सिस्टम्स होंगे वो ये दर्शाता है। सो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग कंपनी इन टर्म्स ऑफ हैविंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑटो एंसिलरी में मुझे ये बेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। अब एक पॉइंट हमने कवर किया, नॉर्मली ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये कमोडाइज हो जाती है, मार्जिन नहीं मिलता। ऑटो एंसिलरीज की एक मार्जिन की इशू आ जाती है, बिकॉज अल्टीमेटली आप हो कौन, आप OEM आप आगे कर रहे हो, मार्जिन का प्रेशर आता है। इस कंपनी के अंदर में मार्जिन का प्रेशर है नहीं। एबिटडा मार्जिन है 25% का, जो कि इटसेल्फ कैन शो यू दैट हाउ वेल दे आर इन देयर प्रोसेसेस, जिसके वजह से इस तरह का मार्जिन आ रहा है। तो आपको दो चीज़ चाहिए होती है, एक वो चाहिए आपको स्केल, राइट, दूसरा है हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर मार्जिन, राइट। अगर हमने ये दो चीज़ अचीव कर ली तो उसके बाद कुछ ऐसा रहता नहीं है जो आपको नेगेटिव दिखे, अनलेस प्रोसेसेस में कहीं गलती कहीं हो जाए या मैन्युफैक्चरिंग में कहीं फ्लॉ आ जाए या गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाए, जो अभी फिलहाल दिख रही है। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बहुत ही फेवरेबल है ईवी की तरफ। वो चाहते ही हैं कि भाई ईवी जो है देश में बढ़े, ताकि हमारा कंजम्पशन जो ये ऑयल इंपोर्ट हम करते हैं या कोल बेस्ड पावर प्लांट्स है वो घटे और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइड वर्जन में जाए। सो ये मेरा एक इसमें एक पॉइंट रहेगा। एंड अनदर पार्ट इज़ कि अगर मैं इसकी ईवी की कंपोनेंट इसकी बैकलॉग में देखूँ ना, कि एक आपकी ऑर्डर बुक तो आपने बता दी, उसमें ईवी कितना है, तो 78% ऑफ द ऑर्डर बुक इज़ ईवी, राइट। सो ईवी प्ले अगर आपको करना है तो ये ईवी का फोर फ्रंट है, जहाँ पे आपने अगर एक बार बैटरी पे प्ले कर ली तो बैटरी के अलावा अब आपको और जो भी सब कुछ चाहिए तो ये कंपनी आपको दे देती है, एक्सेप्ट चेसिस एंड ऑफ कोर्स। ईवी कार है? यस, आई ड्राइव वन। आपके पास है ईवी? मेरे पास डीजल की बड़ी एसयूवी है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं कि मैं पोर्टफोर्टफोलियो में क्या और मेरे नहीं। अभी आशीष चतुर्वेदी, आपके पास ईवी गाड़ी है क्या? नहीं, डीजल वाली है। तो स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी बढ़ी है अभी भी नीरज जी। मैंने इसीलिए सर्वे किया। देखिए, हमारे स्टूडियो में बैठे हुए लोगों के पास सिर्फ एक के पास है, तो अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी साइज की है। बिल्कुल, उसमें बैटरी भी लगेगी, उसमें कंपोनेंट भी लगेंगे। टेस्ला आ रहा है तो आपकी वाली कंपनी का तो कुछ हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इंडिया अभी जैसे अब एप्पल ने अनाउंस किया कि वो सेमीकंडक्टर जो चिप्स बनाते हैं वो कोरियन KDI करके कंपनी है, उसको वो इंडिया ला रहे हैं सप्लाई चेन मैनेज करने के लिए। वो कह रहे हैं कि इसको भी $700 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करा के। सो एप्पल जैसी कंपनी जब आई, अब वो पूरा अपना सप्लाई चेन इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये जो बड़े सारे ब्रांड्स आएंगे, सैमसंग है, पैनासोनिक है, जो भी हैं, वो सब आके, जो सुजुकी आया था पहली बार गाड़ी का, तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इंडिया में ही तो ये सोना, जैसे अभिषेक ने कहा, ये इनका जेनेसिस क्या है, ये कंपनी तब बनी जब ये सप्लायर्स बने सुजुकी के, जब सुजुकी लॉन्च हुई। तो इस तरह ये बड़े जो कंपनीज आएंगे यहाँ पे, तो इसके साथ पूरा इंडियन इकोसिस्टम बनेगा, इकोसिस्टम बनेगा, और वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। तो साइज का तो कोई इशू ही नहीं है, आपको खाली अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढनी है। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक पे जाते हुए आपको अगेन ये डिस्क्लोजर बता दें कि हम लोग जो भी कुछ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए आप प्लीज़ अपनी रिसर्च भी करें। ये अब लोगों की राय है, ये अपने पोर्टफोलियो में है या क्लाइंट को उन्होंने सजेशन दिया हो सकता है। आप भी कोई निवेश करें तो आप एक इंडिपेंडेंट राय ज़रूर किसी से लें।